अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तस्वीर। नाज़रीन, इस वक्त हालिया दौर की अगर बात की जाए तो पाक चीन तसादी राहदारी मंसूबे की बड़ी अहमियत है। इसे गेम चेंजर भी कहा जा रहा है और इस पर निगाहें टिकी हैं और आधी दुनिया तकरीबन इसके खिलाफ भी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ खित्ते में खुशहाली आएगी बल्कि चीन भी उभर कर सामने आ सकता है मजीद आगे और पाकिस्तान को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये कहा जा रहा है कि जो शाहराहों का जाल बिछने जा रहा है, इससे उन तमाम इलाकों को जहाँ से ये सड़कें गुजरेंगी ना सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि एक बड़ा हिस्सा उस रकम का जो तकरीबन अब $51 अरब तक पहुँच चुका है, एक बड़ा हिस्सा तवानाई के मनसूबों पर भी खर्च किया जा रहा है, जिनमें बिजली पैदा करने के मनसूबे भी शामिल हैं। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पानी नहीं मिलता पीने का, वहाँ साफ पानी भी फराहम किया जाएगा। वो तमाम मंसूबे इसमें शामिल हैं। जहाँ पहले शाहराहें मौजूद हैं उन्हें बड़ा किया जाएगा, वसी किया जाएगा और जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ नए सिरे से सड़कें बनाई जा रही हैं। और पाकिस्तान का जनूब मगरबी इलाका यानी गवादर से लेकर चीन का जनूब मशरकी इलाका सिंकियांग तक ये शाहरा यानी इक़्तिसादी राहदारी जो है इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये मंसूबा बहुत से लोगों को खटक भी रहा है, जिनमें हमारे जो अज़ली दुश्मन मुल्क हैं वो भी शामिल है। इस पर भी बात की जाएगी। इस मंसूबे पर पाकिस्तान के अंदर यानी जो सियासी जमातें हैं उनको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात और ख़ास तौर पर जो मगरबी रूट है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत है, PTI को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर भी बात होगी। अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराता चलूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे जान अचकज़ई साहब ने, और ख़ास बात यह है कि ये मावन ख़ुसूसी बराए मीडिया भी है वज़ीर आला बलूचिस्तान के, तो बलूचिस्तान के हवाले से भी इनसे हम बात कर सकते हैं। सर आपका शुक्रिया। और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इनसे भी बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब दिफाई तज्ज़ियाकार में मेरे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे और जो चैलेंजेस दरपेश हैं इस मंसूबे को और पाकिस्तान को वो उन पर गुफ्तगू होगी अमजद शोएब साहब के साथ। सर आपका शुक्रिया। और शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ होंगी, सिंध के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मंसूबे पर, उनसे बात होगी। शैला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज करना चाहूंगा एजाज चौधरी साहब से। एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और राहदारी जो है मगरबी रूट की अगर बात की जाए तो कई शहर जो हैं वो शामिल हैं, जो पहले भी मंसूबा वहाँ पर मौजूद हैं, शाहराएँ मौजूद हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से डायरेक्ट के में आ रही है शाहरा। तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं आपके? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बड़ी वजाहत से चीफ मिनिस्टर KPK ने इसके ऊपर अपनी राय दी है और प्रेस में उन्होंने कहा है कि जो CPEC असल मंसूबा है, जो कॉरिडोर है, उसके अंदर सिर्फ रोड शामिल नहीं है, यानी हर जगह बाकी जगहों के ऊपर उसके साथ रेल है, उसके साथ साइबर लिंक है, उसके साथ यानी बाकी सारी अलाइड चीज़ें हैं, पावर जनरेशन है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो रूट जिसकी वो जिक्र करते हैं, जिसे गरबी रूट कहते हैं, ये सिर्फ एक रोड है, सड़क है सिर्फ। अच्छा, वो चाहते हैं कि उसको भी उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह के बाकी यानी मशरकी रूट है, शर्की रूट जैसा है वैसा ही गरबी रूट होना चाहिए। ये बुनियादी बात है और मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी जान इसलिए है, यानी ज़ाहिर है सारे पाकिस्तान का फ़ायदा है, बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा पसमानदा है, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है और हमें उसका यानी खुशी से इस चीज़ का इजहार करना चाहिए कि उनकी वो सारी वहाँ से गुजरे। लेकिन आपको मालूम है कि गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों से खैबर पख्तूनख्वा भी वॉर रिडन है और बहुत ही मुआशी तौर पर पीछे रह गया है। अगर ये गरबी रूट भी वैसा ही हो जैसा कि शर्की रूट है तो मैं समझता हूँ कि उन इलाकों को भी यकीनन इसका फ़ायदा पहुंचेगा और उनके लिए भी तरक्की करने का, आगे बढ़ने का कोई मौका पैदा हो सकेगा। बुनियादी तौर पे तो ये वो मुतालबा है जो वो कर रहे हैं। और दूसरी बात जो खदशात है साथ साथ, कम अज़ कम मैं तो थोड़ा बहुत इसके बारे में ये खदशा रखता हूँ कि हमारे यहाँ का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर करप्शन का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। सही। और ये बहुत बड़ा मंसूबा है, इसमें एक मेजर हिस्सा तो आप अगली नस्लों को यानी कर्ज के नीचे लेके आ रहे हैं। नो डाउट हमारी सारी मईशत ही कर्ज के ऊपर है और हमारे इनाम याफ्ता जो वजीर ख़जाना हैं उन्होंने तो हमारे घर की हर चीज़ को गिर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसलिए इस पहलू से यानी इस पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अलबत्ता पाक फ़ौज इस मंसूबे को ओन करती है हर पहलू से और हम ये पूरी तवक्को रखते हैं कि वो इस पहलू से भी निगरानी करेंगे
کہ اس کے اندر کوئی کرپشن بالکل ٹھیک ہے. بالکل جانا سکتے صاحب, گفتگو آپ نے سنی, جواب آپ نے سنا جاج چودھری صاحب کا. تحفظات ان کے بہرحال موجود ہیں. یہ تحفظات صرف پی ٹی آئی نہیں باقی جماعتوں کو بھی ہیں. یہ صرف ایک سڑک نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو ارد گرد جگہیں آتی ہیں وہاں پر تمام منصوبے ہونے چاہیے, اسی طرح جس طرح مشرقی روٹ پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کی انہوں نے بات کی کہ جب اتنی بڑی رقم انوالو ہو تو کرپشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں, کیا جواب دیں گے آپ؟ پہلی بات یہ کہ یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ہمیں پہ اگر بھروسہ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, تو چائنیز ایمبیسی کا بھی ایک بیان آیا ہے, وہ پی ایم ایل نون کا نہیں ہے, چائنیز گورنمنٹ کا آیا ہے. سی پیک کا مغربی روٹ اس کا حصہ ہے. یہ جو چائنیز ہے ان کی کوارڈینیشن کمیٹی ہے, 2013 میں ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے کہ پیسج میں تینوں پیسج شامل ہے. اس کے ساتھ جو پروجیکٹ ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو سارے تفصیل دے سکتا ہوں. پھر یہ کہہ رہے ہیں جی یہ پنجاب کوریڈور ہے, $11 بلین آؤٹ آف $32 بلین صرف سندھ میں انرجی کے پروجیکٹ میں لگ رہے ہیں. 9 بلین پلس جو ہیں وہ انرجی کے پروجیکٹ بلوچستان میں لگ رہے ہیں. باقی پروجیکٹس جس میں آپ ویسٹرن روٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, صرف کے پی کے میں 6 سے زیادہ سے لے کے 7 تک. میں نے صرف پنجاب کے لیے منشن نہیں کہا, یہ جاج چودھری صاحب نہیں, میں پی ٹی آئی کے مقدمے کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے مقدمے کی میں بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں اس روٹ کو جانے نہیں دیں گے, سی پیک کو گزرنے نہیں دیں گے. اب یہ کیسے آپ کے تحفظات ہیں؟ 29 اگست کو خود پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ سمٹ میں بیٹھتی ہے, کہتے ہیں ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہے. خود خٹک صاحب پھر اسلام آباد آتے ہیں, پچھلے مہینے جو پاکستان چائنا سمپوزیم ہے اس میں شرکت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہے اور ہم مطمئن ہیں. جب اس وقت یہ حکومت کے خلاف یرغال کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اس ایشو کو یہ کر رہے ہیں. یہ اصل میں ایک قومی پروجیکٹ ہے. اس وقت ان کا اور انڈین لابی کا ایک کوئنسیڈنس کیسا ہو سکتا ہے جب یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو گزرنے نہیں دیں گے؟ یہ اصل میں ہمارے ایک قومی سیکیورٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے. چائنا کے ساتھ ریلیشنز کو جو ہے کوشچن کرنے کی آپ بات کرتے ہیں. پھر بے شرمی سے چائنا کے سفیر کے خلاف بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی مغربی روٹ نہیں ہے. پھر ان کی کلیریفیکیشن آئی. اب اس کے بعد یہ ڈیبیٹ ختم ہونا چاہیے. دے شڈ ان کو ابھی سمجھنا چاہیے اس وقت جب انڈیا بھی اس کے خلاف ہے, آپ کس طرح اس کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک تحفظات کی بات ہے, آپ کہیں دفعہ آپ نے بریفنگ لی ہے, آپ کو تمام ڈیٹا بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ ایک طرف ہندوستان خلاف ہے تو اسی موقع پر پی ٹی آئی کے تحفظات بھی آ رہے ہیں اور سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. اس کا جواب دینا چاہیں گے جاج چودھری صاحب, آپ نے جو یہ بات کی ہے؟ جی جاج چودھری صاحب. نہیں, میرے کس لفظ سے یہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خلاف ہے سی پیک منصوبے کے؟ کوئی ایک لفظ بھی میں نے نہیں ادا کیا. میں نے جانا چاہیے صاحب بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ سی ایم کے پی کے نے, سن لیں نا جی, آپ بات سن لیں, حضور بات سن لیں. نہیں, میں آپ کی بات, میں پی ٹی آئی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, میں پی ٹی آئی کے مقدمے کی بات کر رہا ہوں. میری بات تو سن لیں نا. آپ میری کسی گفتگو سے یا کوئی ایک فکرے سے یہ اندازہ نہیں ہوتا. ایک تو آپ نے بیچ میں پنجاب ڈال دیا, میں نے لفظ پنجاب اپنی گفتگو میں استعمال نہیں کیا. دوسرا میں نے یہ کہا, کل حسن اقبال, سن لیں اور پلیز سنیں جی, آپ کو پتہ نہیں ہے اس لیے میں بتاتا ہوں. کل حسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ میں دوبارہ ملوں گا سی ایم کے پی کے سے اور ان کے سامنے وضاحت کروں گا. آخر کوئی چیز ہے جس کی حسن اقبال وضاحت کریں گے سی ایم کو؟ اور دوسرا, ہمیں آپ خدا نہ خواستہ انڈین لابی کے ساتھ جوڑ, انڈین لابی کے ساتھ تو وہ جڑے ہوئے ہیں جو فوج کے اندر پہ ہیں پاکستان کی. آپ کے وزیر اطلاعات نے آج سے چند روز پہلے جو پریس بریفنگ دی ہے اس میں کہا کہ جرنیل یہاں پہ خراب کرنے آتے ہیں اور نواز شریف آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اب تم ٹھیک کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ یہ ڈان کے اس آرٹیکل کا تماشا لگا ہوا ہے وہ بھی تو آپ کی طرف سے لگا ہوا ہے نا. اس لیے اتنا پاک صاف آپ نہیں ہے. مودی کے رشتہ داری اور تعلق داری جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, جاتی عمرہ کے ساتھ ہے. مجھے آپ نے بے شرمی کہا ہے, میرا خیال ہے شرم ان کو دلائیں. ٹھیک ہے چودھری صاحب. اور اچھا صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, میں شیلا رضا صاحبہ کو بھی شامل کرتا ہوں, امجد شیخ صاحب سے بھی بات کریں گے. شیلا رضا صاحبہ, آپ نے بات چیت سنی ہے, کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جو منصوبہ ہے اس سے صرف کوئی سڑک ہی بنے گی اور جو اصل جو اس کے مضمرات ہیں وہ نہیں سامنے آئیں گے, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوں گے؟ اور کیا سندھ کے کوئی تحفظات ہیں اس پر؟ سب سے پہلے تو شکریہ, اور میں یہ چاہوں گی کہ اس سارٹ کے بعد میں یہاں سے آپ سے ایکسکیوز کروں کہ میں جلوس میں چل رہی ہوں 9 محرم کے. جی جی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ اس کا کریڈٹ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. صدر زرداری صاحب کی کوشش سے یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم پاکستان کی لائف لائن کہتے ہیں, اور اس کی میٹنگ بھی زرداری ہاؤس میں ہوئی تھی کہ روٹس پہ جو تحفظات ہیں ان کو ہم
किया जाए, लेकिन ऐसा इसको खुफिया सा कर दिया गया है क्योंकि कौमी मंसूबे जो होते हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए होते हैं, और कौमी मंसूबे का मतलब है कि चारों सूबे जो हैं उनको इक्वालिटी दी जाए और इकोनॉमिकली सब जो है वो एक ऐसी सतह पे आ जाएं कि हमारा वफाक मजबूत हो जाए, क्योंकि अगर सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस सूबे को कुछ खुफिया सा करके इस तरह चलाया जा रहा है कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है। तो बेहतर ये है कि वजीर आजम जो है इसको क्लियर करें, उनकी पार्टी बैठे, एपीसी बुला ले, सबको बताए, और फिर उसके अलावा सिर्फ सड़क ही तो नहीं है ना, जो और भी मंसूबे हैं, अब हर चीज को आप ले जाके लाहौर से जोड़ देते हैं, तो ये इस तरह की जो बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ना हो ये बातें, लेकिन जब आप उसको खुफिया रखेंगे तो फिर मामलात बिगड़ेंगे। तो मैं समझती हूँ कि वजीर आजम को अपनी पार्टी के साथ भी करीब होना चाहिए। ठीक है। और अच्छा शैला साहिबा, चूंकि आपने जुलूस में शिरकत आप कर रही हैं इस वक्त, मैं एक और आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि जो मंसूबे हैं इसमें तवानाई के मंसूबों में पानी से बिजली पैदा करने की बजाय, जो कि सस्ता मंसूबा है, सस्ता जरिया है, उसकी बजाय यहाँ कोल से बिजली पैदा करने और विंड पावर से बिजली पैदा करने के मंसूबे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ताकि 2018 तक बिजली की जो कमी है उसे दूर किया जाए और उसकी बुनियाद पर वोट लिए जाए मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। आपको इस एतराज में किस हद तक सच्चाई नजर आती है? देखिए, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पहले दौर में, पिछले दौर में 18,000 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे अप्रूव किए थे, लेकिन बजाय इसके कि उन पे काम होता, हद तो यह है कि नीलम झेलम पे भी फेडरल ने अपने हिस्से का पैसा नहीं डाला, जबकि कश्मीर गवर्नमेंट डालती रही जो हमारी गवर्नमेंट थी जब। तो सुबह शाम अगर आप मंसूबों के इफ्तिताह करेंगे तो वो अखबारात और इश्तहारात में तरक्की मुल्क की होगी। आप एक भी कुछ नहीं कर सके। तो बहुत हालात तो बुरे हैं, महंगाई बढ़ गई, गैस की कीमतें कहाँ हैं, तो हुकूमत कुछ दे नहीं पा रही है आवाम को। स्टेट बैंक के 15-16 दिन पहले के आप बयानात देखें कि महंगाई बढ़ गई है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर हम बॉर्डर पे दुश्मन खड़ा है, हम उसको भी रिजॉल्व नहीं करेंगे और इस मंसूबे को भी ये कर देंगे, तो अल्टीमेटली आप एक दफा फिर उस पोजीशन में आ जाएंगे कि जब बीबी साहिबा 97 की हुकूमत के बाद गई तो चाइना को आपने भगा दिया था। तो अगर आपके मुल्क से इतनी आवाजें उठेंगी कि ये मुतनाजा हो रहा है, तो कोई मुल्क क्यों खड़ा रहेगा? और मैं कौन गया है आपके साथ? एक चाइना, एक टर्की, ईरान में भी अब इंडिया इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि आपकी तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो ये मैं चाहती हूँ कि हम इल्जाम अगर लगा रहा है पीएम के ऊपर, तो पीएम तो हेड ऑफ द स्टेट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपने भी ये कहा कि पीएम साहब को क्लियर करना चाहिए। बहरहाल आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अमजद की तरफ आता हूँ। अमजद शोएब साहब, आपके नजदीक क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं सीपैक मंसूबे को? क्या ये चैलेंजेस अंदरूनी हैं या ज्यादा इन्हें बैरूनी कहा जाए, और किस हद तक गेम चेंजर जिसे कहा जा रहा है ये साबित होगा मंसूबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अंदरूनी और बैरूनी दोनों हैं। बैरूनी तो ये मसला है कि सिर्फ हिंदुस्तान इसके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो बुनियादी तौर पे चाइना के ख़िलाफ़ थे, और चाइना को वो समंदरी रास्ता, जैसे कि आप मलाक्का स्ट्रेट से निकल के इंडियन ओशन में आते हैं, और चाइना यहाँ पे उसको ये ट्रेड रूट चाहिए था, तो वो उसको डिनाई करना चाहते हैं। जबकि चाइना को ये बड़ी सहूलत है, और ये चाइना को मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कि वो सी लेन्स की बजाय एक खुश्की के ऊपर रास्ता हासिल करता है, और बंदरगाह उसकी जो है वो पूरे इंडियन ओशन को एक तरफ रख के वो जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे उसको रास्ता मिल जाता है, जहाँ से उसको तेल की तरसील मिलती रहती है। ये यहाँ पे दुख ये है, अभी शैला बहन बात कर रही थी, हर कोई क्रेडिट के चक्कर में है। क्रेडिट किस बात का? कमीशन लेने के लिए लोग जाते ज़रूर रहे हैं वहाँ पे, बाकी तो ये उनका चाइनीज़ की अपनी प्लान है। वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उन्होंने वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट दिया है या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, वहाँ वो बंदरगाहें मुख्तलिफ ममालिक, श्रीलंका में भी वो डेवलप कर रहे हैं, मंगला में भी, उसने बर्मा में भी उन्होंने डेवलप की है। उसके बाद वो पाकिस्तान में रास्ता लेके आ रहे हैं। वो इसमें चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट और ईरान वगैरह भी शामिल हों। तो एक तो ये चैलेंज है कि हम बाहर से अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी, इंडिया वगैरह, वो इसको देखना नहीं चाहेंगे।
दूसरी तरफ ये है, और अच्छा, और यही जो चैलेंज है ये सिक्योरिटी की शक्ल में आपके सामने आएगा, जिसके लिए आर्मी मुस्तैद है, वो नेचुरली इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और इसमें टारगेट होंगे चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह, ताकि वो यहाँ से भाग जाएं। दूसरा जो मसला है वो सारे चैलेंजेस आपके अंदर हैं, अंदरूनी हैं। अंदरूनी चैलेंज में जैसे एजाज चौधरी साहब ने जिक्र किया, करप्शन का चैलेंज है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये मुझे समझ नहीं लगती कि नून लीग ने क्यों इस सूबे को इतना खुफिया तरीके से अपने हाथ में दबा के रखा हुआ है। जब कोई सूबा रोता है तो वो कहते हैं कि जी हम जाके उसके खदशात दूर कर देते हैं। ये क्यों नहीं करते कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दे जिसके मेंबर हों चीफ मिनिस्टर चारों सूबों के, और उनके सामने बैठ के फैसले हों। ये इतना ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं अपनी इजारादारी के लिए कि मैंने बलोच लीडरों के मज़ामीन छपते हुए देखे हैं BBC न्यूज़ में। परवेज़ खटक साहब का तो आप कई दफ़ा बयान सुन ही चुके हैं। यानी बलोचिस्तान और KPK ये दोनों रोते रहते हैं, और इसमें सच्चाई भी मौजूद है। ये मगरबी रूट बनना है, लेकिन कब बनना है, उसके ऊपर कब जाके तरक्याती काम होंगे जैसे कि आपके मशरकी रूट पे हो रहे हैं, वो आज को पता नहीं है, उसकी कोई लंबी डेट है। चुनाचे आप मुल्क के इत्तेहाद के लिए, अपने पसमानदा इलाकों को फ़ायदा देने के लिए ये कर सकते थे कि मगरबी रूट को पहले डेवलप कर लें। आप उसकी तारीखें देते हैं कि जी मगरबी रूट पे ये भी बनेगा, वो भी बनेगा, लेकिन वो फलां सन में शुरू होगा। पहले 2018-2020 तक आपने सारा कुछ जो करना है वो अपने इलेक्शंस के नुक्ता निगाह से करना है, और मशरकी रूट पे सारा जोर है। मैं समझता हूँ ये इतना घिनौना काम है। अगर आप कोई भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं मुल्क की सलामती, आपस के इत्तेहाद के कॉस्ट पे, मैं समझता हूँ उससे बड़ा जुर्म ही कोई नहीं है। और ये उससे बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने कोई इंडिपेंडेंट किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई। हर दूसरी जगह पे कोई ना कोई शक व शुबा उठ रहा है, और ये प्रोजेक्ट मुतनाज़ा बनता जा रहा है। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। बाद में इलेक्शन होते रहेंगे, मुल्क का तो कुछ भला करके जाएं। ठीक है, जहाना चकज़ई साहब, आपने सुनी है गुफ्तगू, आपने एतराज़ात सुने हैं। इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए, शफाफियत क्यों नहीं है इस मंसूबे पर, और मशरकी रूट से पहले अगर मगरबी रूट पर काम होता और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के या सूबों के उन्हें दूर किया जाए पहले, तो क्या ये बेहतर ना होगा? और जिस तरह से जो इसको खुफिया रखा जा रहा है, इससे शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? पहली बात ये कि हक़ाइक़ पे हमें बात करना चाहिए। कोई सूबों को अगर इतराज़ है, बलूचिस्तान को कोई इतराज़ नहीं है, वहाँ पे कौम परस्त हैं, पश्तून बलोच, PMLN की गवर्नमेंट है, उन्होंने ओन किया इस मुकदमे, कोई फॉर्मल कंप्लेन उनका नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं किया है कि वो लेफ्ट आउट हो गए या उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं। वो हर फॉरम पे उनके वज़ीर आला आए हैं, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ओन किया है। सियासत पीपल्स पार्टी का हक है, वो तनकीद करती रहे। ये ज़ीरो सियासी प्रोजेक्ट इसलिए नहीं है कि हर शख्स चाहता है कि वो अपने घर से इस राहदारी को गुजारे, इस ट्रैक को गुजारे, जो अंडरस्टैंडेबल है। तीसरी बात, जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, PTI इस मुल्क में कोई भी मंसूबा उसको कालाबाग डैम बनाना चाहती है जो PMLN ने शुरू किया हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्कोरिंग करती है। एक ऐसा वाइटल स्ट्रेटेजिक मंसूबा जिसे आप गवादर, जिसे आप CPEC कहते हैं, उस पर भी वो सियासत कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। आप इनको जो भी तसल्ली दें वो करते रहेंगे, उनका हक है, ये करते रहें। लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे, नून लीग को नुकसान नहीं होगा, ये मुल्क को नुकसान होगा अगर इस मंसूबे को कोई नुकसान पहुंचता है। तो क्या इनका मकसद, जैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं चकज़ई साहब, क्या PTI का मकसद नवाज लीग को नुकसान पहुंचाना है, या ये मुल्क दुश्मनी आप समझ रहे हैं कर रहे हैं? ये मुल्क, देखिए मुल्क दुश्मनी ये है, और क्या हो सकती है जब आप इस्लामाबाद पे हमलावर होते हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम सेंसिटिव इदारों को आप बंद करने की धमकी दे रहे हैं, आप यलगार कर रहे हैं। मुल्क दुश्मनी और क्या है जब इंडिया और आपका मौकफ CPEC पे क्या एक है? मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है जब आप कश्मीर के लिए पूरी मुल्क मुतहद होती है, आप जाके उस कंसेंसस को सबोटाज करते हैं। तो ये किसकी खिदमत है? यकीनन मुल्क की तो नहीं है, किसी और मुल्क की है। लिहाजा इस मनसूबे को ये जो है शफाफियत के नाम पे इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, ताकि ये फिर कालाबाग बने, डैम बने। यानी आप देख लें, इमरान खान साहब की पार्टी कह रही है कि हम इसको गुजरने नहीं देंगे। ये एक ऐसा मंसूबा, ये अगर कोई दूसरा लीडर कहता तामुन के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात करते हैं, और इमरान खान इतना लाडला है जो इस कौमी मंसूबे को सबोटाज कर रहा है, और इसके चाइनीज के सफीर को मिसकोट कर रहा है, चाइना को मलाइन कर रहा है। अच्छा, तो ये किस तरह जो है ये लाडला आज भी है, और हम कह रहे हैं कि उसका हक है जी, जरूर उसका हक है, क्योंकि वो सुनिए चौधरी साहब, चौधरी साहब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज चौधरी साहब लेट मी फिनिश, चौधरी साहब लेट मी फिनिश, मैं अर्ज कर रहा हूं। अच्छा,
चलें, सॉरी अगर मैंने किया आपको। अच्छा, मैं समझ रहा हूं कि शफाफियत का अगर इदारों की बात है, इसमें 3 लेयर की स्टीयरिंग कमेटियां हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं एक लेवल पे, तमाम सियासी पार्टियां की 3 दफा समिट हुई है, फिर होगी 10 दफा हम जाएंगे, उनको ब्रीफ करेंगे। लेकिन असल में चूंकि ये समझते हैं कि ये PML नूर को क्रेडिट जा रहा है, अब इसको वो सबोटाज करने के लिए मुल्क को सबोटाज करने निकले हैं, इस मंसूबे को सबोटाज करने निकले हैं। अब 10 ब्रीफिंग आप दें, इनको ये मुतमईन होने वाले नहीं है। तो हम इस पे समझते हैं कि कौमी मंसूबे पे सियासत ना करें। अभी वेस्टर्न रूट पे मैं आपको सारा बता रहा हूं कि कौन से काम हो रहे हैं, अगर कोई तस्वीरें भी दिखा सकता हूं कि कौन से रोड बन रहे हैं, कौन से ट्रैक बन रहे हैं, वहां पे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये चाइनीज हुकूमत कह रही है। पीटीआई सिर्फ इसके मुखालिफ है, ये बाकी सियासी जमातें भी मुखालिफ हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पे अमजद शेख साहब मुझे ऐलान करना चाह रहे हैं। जी अमजद साहब, एक सियासी पार्टी उनका दुकान खत्म हो चुका है। जान अचकज़ई, जान बात सुनो। देखो, सेनेट में ताज हैदर पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन वो सेनेट की कमेटी के जो कि CPAC के ऊपर काम कर रही है उसके लीडर हैं। उन्होंने सारा सर्वे करके विजिट करके आए और उन्होंने आके सेनेट को रिपोर्ट दी, और वो अखबार में भी बात आई, छपी, और उन्होंने कहा जी कि मगरबी रूट के बारे में हमें बहुत तशवीश है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ये सेनेट की, आप बाकी को छोड़ दें। सेनेट में बैठे हुए ताज हैदर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, जिनको सेनेट ने डिप्यूट किया कि आप जाके सारा देखें। और वेस्टर्न रूट के बारे में वो कहते हैं जी कि उसका सिर्फ नारा है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, और ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। फिर आप इधर बैठे स्टूडियो में हम बातें कर रहे हैं, आप उसको सेनेट वाले को क्यों नहीं पकड़ते? पूछें उससे, ताज हैदर से। ये खुद उसने ये बात सारी कही है। ताज हैदर मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है। ठीक है, ठीक है जरा साहब, जो आपने बात की है, ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, जाना चौधरी साहब से। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक का वक्त हुआ है जी। ये जो उठाया है अमजद शेख साहब ने, इस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब ने यह कहा कि सेनेट की जो कमेटी है CPAC के हवाले से, उसके सरबराह ताज हैदर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये एतराज उठाया, रिपोर्ट जो अपनी दी है कि मगरबी रूट पर कोई काम नहीं हो रहा, उस पर तशवीश है। इसका जवाब जाना चौधरी साहब से लेने से पहले मैं चाहूंगा कि एजाज चौधरी साहब भी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। जी एजाज साहब, आप कुछ फरमाना चाह रहे थे? असल में मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा था कि जान अचकज़ई साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्हें तारीख से भी थोड़ा सा वो शगफ होना चाहिए पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कालाबाग डैम में तहरीक इंसाफ ने कोई रुकावट पैदा की। आपकी इतला के लिए, अगर आपके जहन में नहीं है, तो नवाज शरीफ 3री दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इसलिए थोड़ी सी मेरी सुन लीजिएगा। ये कालाबाग डैम अगर न बनने का किसी के ऊपर क़यामत तक के लिए बोझ रहेगा, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। इसलिए कि जब 1990 में जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर कालाबाग डैम, ठीक है। और आज तक ये ना हो सका उनकी कमजोरी की वजह से। उस वक्त के चारों चीफ मिनिस्टर जो थे ना, उस वक्त के, आप तारीख मालूम कर लीजिए, वो इत्तफाक कर गए हुए थे कि ये कालाबाग डैम बन जाए। और अगर बन गया होता तो जितनी पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जिल्लत उठानी पड़ रही है ना तवानाई की वजह से, वो ना उठानी पड़ती। इसकी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की उन हुकूमतों की है जिन्होंने पानी से तो बिजली नहीं बनाई। आप मैं कहता हूं, हमसे ज्यादा अल्लाह का नशुक्रा कोई हो ही नहीं सकता कि जिनके मुल्क के अंदर इतनी वाफर मिकदार में पानी मौजूद है और ग्रेडियंट मौजूद है, उसके बावजूद वो पानी से बिजली नहीं बनाते, सिर्फ इसलिए कि वो चोरी करना चाहते हैं। कोई रेंटल पावर प्लांट्स के नाम पे, कोई IPP के नाम पे, कोई कोल प्रोजेक्ट्स के नाम पे, कोई विंड प्रोजेक्ट्स के नाम के ऊपर इन्होंने अपने पेट भर लिए, और ये कौम आज अंधेरों के अंदर इन्होंने डबो दिया है। अब उसको इतना महंगा, यानी ये तो इसके साथ वो वाला सलूक कर रहे हैं कि आप देखें, इन्होंने गैस के साथ 36% उसके रेट बढ़ा दिए हैं। और एक गरीब आदमी जिसकी 10,000 रुपए आमदन है ना, उसको 500 रुपए का महाना इजाफा हो गया उसके अखराजात के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जरा देख लें तारीख को, और तारीख का भी एक बड़ा एक सबक है
تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کوئی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا. اور دوسرا جان اچھے صاحب آپ کو میں عرض کر رہا ہوں, کوئی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اور میاں نواز شریف صاحب یاد رکھ لیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخ سے سبق انہوں نے کوئی نہیں سیکھا. جی جانا سکتے صاحب, امجد شعیب صاحب نے جو کہا سینیٹ کی کمیٹی کے حوالے سے, تاج احمد صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے, وہ بھی جواب آپ دیجیے, اور چودھری صاحب کے جوابات دیجیے. اس کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب ہیں, ANP کے سینیٹر ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے ابھی کالا باغ ڈیم کی بات کی گئی, کالا باغ ڈیم میں یہ دونوں پارٹیاں سننے کے لیے تیار نہیں تھی ٹیکنیکل آرگومنٹ. آج بھی ہم یہ وہی جو ہے تقریباً دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل آرگومنٹ یہ سننے کے لیے تیار نہیں, فیکٹس یہ سننے کے لیے تیار نہیں. تو کوئی نیوٹرل فورم اگر ہے وہ انڈورس کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو PML پہ تنقید کر سکتے ہیں. آج آپ نے دیکھا PTI بھی وہی کردار ادا کر رہی ہے. فیکٹس یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ چائنیز کہہ رہے ہیں, تو چائنیز غلط نہیں ہو سکتے. پھر یہ تیسری اہم بات یہ کہ کرپشن کی بات, PTI کا مقدمہ یہ کہ جو PTI میں داخل ہو گئے وہ پاک ہے, پویتر ہے, باقی پوری دنیا جو ہے کرپٹ ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, اور ان کو جو ہے صرف ہر آدمی جو ہے 2 نمبر نظر آتا ہے. پاناما پیپرز میں جو لوگ بھی ہیں, ہم پاناما میں اور کوئی نہیں, کچھ نہیں کہا گیا ہے, اس میں کہا ہے کہ جو لوگ بھی ہیں, کوٹ یہ ہے کہ جس کی بھی ہے, میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ میں تو صاف آدمی ہوں. PM sons have offshore companies and we are not suggesting any wrongdoing, quote unquote. اب تیسری اہم بات جو ہے وہ پانی کی ہائیڈل پاور کی. دیکھیے ایک زمانے میں ہماری ہائیڈل پاور کا جو پایا تھا انرجی کا وہ زیادہ تھا, پھر وہ موسم کے رحم و کرم کی وجہ سے ہماری انرجی کی جو سپلائی تھی اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے. تو اس لیے اس وقت جو ہے کول جو ہے امپورٹنٹ ہے, ہم مکس کر رہے ہیں, ہائیڈل پاور بھی کر رہے ہیں. یہ جو آپ کا نیلم جیلم پروجیکٹ ہے, داسو باشا ڈیم ہے, اس کے لیے بھی 1 بلین سے زیادہ آلریڈی خرچ ہو چکے ہیں, 12 بلین کا تقریباً پروجیکٹ ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں آج انڈسٹری کو بجلی دینا ہے کسی بھی قیمت پہ, اور لوگوں کو بجلی دینا ہے, اور یہ انقلاب ہم لا کے رہیں گے. جو انیبلرز انفراسٹرکچر کام دے رہے ہیں, جس طرح سے ہم انسانی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, یقیناً PTI کو خوف ہے کہ 2018 الیکشن وہ کھو جائیں گے, اس لیے تو وہ اسلام آباد پہ الغار کی بات کر رہے ہیں, اس لیے وہ CPEC کو کنٹروورشل بنانے کی بات کر رہے ہیں, اس لیے وہ اس کو دوسرا کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ نواز شریف صاحب کے پروجیکٹ نہیں ہے, یہ اس ملک کے پروجیکٹ ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہی الزام لگایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف پر. چودھری صاحب یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ شاید خوف ہے کہ اگر یہ منصوبے بن گئے, اگر CPEC کا منصوبہ جو ہے جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہا, تو 2018 کے الیکشن میں ایک بار پھر مسلم لیگ نواز کی حکومت آ جائے گی, اور اسی خوف کی وجہ سے یہ پاناما پیپرز کا ایشو بھی آپ اٹھا رہے ہیں, اسلام آباد بند کرنے کی بھی آپ دھمکی دیتے ہیں. یہ سارا خوف صرف وہ الیکشنز ہیں. ویسے آپس کی بات ہے, یہ پاناما پیپرز تحریک انصاف نے اٹھایا, یہ پاکستان کے کسی صحافی نے اٹھایا, یا کسی میڈیا ہاؤس نے اٹھایا, اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. پاکستان سے باہر کوئی 25 ممالک کے 100-125 جو انویسٹیگیشن کرنے والے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے سال بھر تحقیقات کی, اور میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے ہر فرد کو لکھا کہ اپنی وضاحت دیں. جب ان کے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی تو وہ لیکس ہو گئیں, سوائے اس کے کہ پاکستانی قوم نے سنا الحمدللہ یہ ہماری ہیں, لیکن یہ نہیں بتا سکے آج تک کہ یہ پاکستان کی غریب قوم کے خون پسینے کی ساری کمائی چوری کر کے اور چور راستے سے لے کر گئے, اور وہاں پر جا کے اپنی دولت کے انبار لگا دیے. یہ ہمارا گریونس ہے. وزیر اعظم نے خود یہ بات ایڈمٹ کی ہے, یعنی کہ ان کی صاحبزادی محترمہ مریم صاحبہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, لکھا ہوا موجود ہے, اور کل جو کاغذ دیا اس میں کہا ہے کہ نہیں, اور وہ ڈیپینڈنٹ جو ہے اس کی کوئی جائیداد بھی موجود تھی دنیا میں, اس کا ذکر نہیں کیا. تو جھوٹ انہوں نے بولا, میں نے تو نہیں بولا, پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بولا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم خود کہتے ہیں میں صاف شفاف ہوں, میں احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. جہاں اچکزئی صاحب اسے پیش ہی نہیں ہونے دیتے, وہ تو صاف ستھرا آدمی, آپ پیش نہیں ہونے دے رہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 6 ماہ اور آج 7 دن ہو گئے, کوئی نظام نہیں بنا. صرف سیدھی سے پاکستان کی ساری قوم, سارا انٹیلیجنشیا, PMLN کے جو سین ایلیمنٹ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی واقعتاً پاناما پیپرز کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے. اس میں سے جو کوئی بھی ہے, اعجاز چودھری بھی اگر اس میں نظر آئے نا آپ کو, اس کو بھی معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے, فیر انف جی, فیر انف. امجد شعیب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. 2 سوال آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ایک تو یہ خدا نہ خواستہ اسے بھی, اس منصوبے کو بھی کیا کالا باغ ڈیم منصوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اسی طرح سیاست کی نظر ہو, اور
وہ خدا نہ خواستہ مکمل نہ ہونے پائے؟ اور دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان جو پسماندگی کا شکار ہے، وہاں جو لوگ موجود ہیں، نہ وہاں صاف پانی ملتا ہے، نہ وہاں تعلیم ہے، نہ وہاں صحت کی سہولیات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے سے بلوچستان کے عوام کی قسمت بدلے گی؟ کیونکہ گوادر بہرحال بلوچستان میں موجود ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اگر یہ منصوبہ کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع بنتا ہے یا کسی وجہ سے ناکام ہوتا ہے، تو یہ آپ یوں یاد رکھیے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نالائکی کی وجہ سے ہوگا، اور کوئی اس میں اور مسئلہ نہیں ہے۔ پوری قوم کا کنسنسس ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اپنے معاملات کو درست کرنے کے یہ جو خفیہ طریقے سے معاملات چلا رہے ہیں، یہ بڑا خطرناک اور ڈینجرس ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہمارے ملک کا ہے، عمران خان کا طریقہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ جو پی ٹی آئی والے جو مقصد لے کے نکلے ہوئے ہیں، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے آج آپ کا، اور بلوچستان میں جو ترقی نظر نہیں آتی وہ بھی کرپشن ہے۔ جتنی کرپشن بلوچستان میں ہے، ہم نے پہلی دفعہ نون لیگ نے یہ بڑا اچھا کام ایک کیا تھا کہ ڈاکٹر عبد المالک کو وہاں پہ حکومت دی، چونکہ ہمیشہ نواب وہاں پہ حکومتوں میں آتے رہے ہیں، ان کے نوابی طریقے اور پیسہ نیچے اتنا، میں خود وہاں پہ جی او سی رہا ہوں کوئٹہ کا، جس طرح کرپشن لوٹ مار وہاں پہ ہے، پاکستان کے اور کسی حصے میں شاید اتنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے پیسہ ملتا ہے لیکن وہ آگے خرچ نہیں ہوتا ان کاموں پہ جہاں ہونا چاہیے۔ تو وہاں بھی آپ کو ایک سسٹم بدلنا پڑے گا، وہاں بھی یہ کرپشن پہ جب تک ایک بڑا کریک ڈاؤن نہیں ہوگا یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ مشکل یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر کنسنسس ہے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا کہ اس کو بچاؤ۔ اب مسئلہ آپ نے دیکھا کہ ہم ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف روز کہتے تھے کہ ہم کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس توڑیں گے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور ایم کیو ایم وغیرہ اور اے این پی وغیرہ، یہ سارے لوگ متحد ہیں اس کام پہ۔ اور جب ہارڈ کرپشن کی طرف جاتا ہے، آپ کہتے ہیں انٹیریئر سندھ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، پنجاب میں اجازت نہیں دیں گے رینجرز کو، آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کی پاورز لمیٹڈ ہوں گی، یہ ہوگا، نیب ہلنے لگے تو اس کو کہتے ہیں جی پر کاٹ دیں گے۔ یہ تباہی جو مچی ہوئی ہے یہ ساری کرپشن کی وجہ سے ہے، ٹیررزم کرپشن کی وجہ سے ہے، سی پیک کو کرپشن کا خطرہ ہے، پاکستان کی اکانومی کو خطرہ ہے کرپشن سے۔ آج پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، تباہ حال ہے، ڈوبا ہوا ہے قرضوں میں، اور یہ جو قرضے ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کرپشن نہ رکی تو اتارے نہیں جا سکیں گے، یہ اگلی نسلوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میاں صاحب کا مال و دولت تو باہر پڑا ہوا ہے، زرداری کا باہر پڑا ہوا ہے، وہ سارے سکھ میں ہیں، یہاں ہم ڈوبنے لگے تو یہ بھاگ کے باہر چلے جائیں گے۔ تو یہ پہلا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ، اور آپ سب کا فرض یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر کسی کو کوئی رعایت نہ دیں، اس کو ایڈریس کریں۔ اگر یہ ایڈریس ہو جائے گی تو بہت سارے منصوبے، بہت ساری چیزیں آپ کی کامیاب ہوں گی، آپ کو ترقی ملے گی، آپ کا قرضہ اترے گا، قرضہ اتر جائے وہی پیسہ ملک میں لگانا شروع کریں گے تو ترقی ہوگی۔ پچھلے بجٹ میں آپ نے 1354 ارب روپیہ صرف قرضہ اتارنے کے لیے، اس سال کی قسط دینے کے لیے آپ نے رکھا ہے۔ اگر قرضہ نہ ہو تو 1354 ارب آپ کے ترقیاتی منصوبوں پہ جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ قرضے پہ قرضہ لیتے جا رہے ہیں اور کوئی جائیداد، کوئی چیز باقی بچی نہیں جس کو آپ ابھی گروی نہیں رکھ رہے۔ تو یہ تو ملک کا حال آپ نے کر دیا ہے۔ یہ چیز سوچیں، لگاتے ہیں کہ عمران خان نے اگر جلسہ کیا تو ترقی رک جائے گی، اور ترقی کا کوئی رستہ آپ بنائیں گے تو ترقی رکے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا صاحب آپ نے بات سنی ہے، یہ اعتراض ہے کہ جو اثاثے انہیں گروی رکھ کر قرضے لیے جا رہے ہیں، بلکہ قرضوں کو اتارنے کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں۔ کرپشن کا خاتمہ بنیادی شرط ہے ترقی کے لیے، لیکن کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی عملی اقدامات آپ کی حکومت کی جانب سے نہیں کیے جا رہے۔ اب جیسے کہ جاج چودھری صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھائی اگر میں خود بھی اس میں ملوث ہوں پاناما پیپرز کے اسکینڈل میں تو میری بھی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے، یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، کرپشن، وائٹ کالر کرائم یقیناً ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے تو ہمیں امید تھی کہ پاناما کے بعد ہم ایک ایسا میکینزم بنائیں گے تمام سیاسی پارٹیوں کے اتفاقی رائے سے کہ ہم کرپشن کو بند کر دیں گے، جو آئندہ مہینے ہوگی، جو آئندہ سال ہوگی، اس کو پرسنلائز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب یہ بل انہوں نے لایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہ بیٹوں نے، نواسوں نے، بھائیوں نے جو بھی بزنس ٹرانزیکشنز کیے ان کے سارا جواب جو ہے وہ پرائم منسٹر دیں۔ اب اگر صرف پاناما پہ آپ کے سوئی اٹکی ہوئی ہے اور آپ اس کا اسکوپ نہیں بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو آج کے پی کے
स्कीम में करप्शन हो रहा है वो रहेगा, जो आज पंजाब में या बलूचिस्तान में या सिंध में खुदा न खास्ता हो रहा है वो रहेगा। आप करप्शन के खिलाफ नहीं है, ये गेट नवाज शरीफ प्रोजेक्ट है असल में। तो करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ अगर कौमी इत्तेफाक राय से हम इन इदारों को मजबूत करेंगे तो चांस है कि हम ये तारीखी मौका हमारे हाथ से नहीं जाएगा। लेकिन थैंक्स टू पीटीआई लग यूं रहा है कि उन्होंने इसको सियासत की नजर कर दिया, पॉइंट स्कोरिंग की नजर कर दिया, और एक शख्स के खिलाफ जो है ये उठ खड़े हुए ना कि करप्शन के खिलाफ, क्योंकि उनके अपने हाथ भी खुद साफ नहीं है। ऑफशोर कंपनी उनकी भी बनाई गई है, जहांगीर तरीन साहब की भी है। उस डिबेट को लोग सुन चुके, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किस तरह जो है हमने करना है, ये एक कर्जों की जात, कर्जे अगर आप ले रहे हैं डेवलपमेंट के लिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप वाकई वेस्ट के लिए फिर कंसर्न है, मिसाल के तौर पे अभी 8 बिलियन का एक कर्जा हम ले रहे हैं जो तारीखी जो ट्रैक है रेलवे का पेशावर से कराची तक, इसके ये तकरीबन अंग्रेजों ने बनाया था, इसके ब्रिजेस एक्सपायर हो चुके हैं, गिरने वाले हैं। इसको अगर आपके पास $8 बिलियन कहां से आएंगे? आप किधर से इसको रिवॉर्म कर सकते हैं? अगर आपने माशी तरक्की करनी है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपने रोड बनाने, आपने बिजली देनी है, आपने इंसानी तरक्की देनी है, ये इनेबलर्स अगर नहीं है पाकिस्तान माशी इनकलाब का ख्वाब नहीं देख सकता। इसके लिए आपको पैसे कहां से आएंगे? टोटल आपकी रेवेन्यू 35 अरब प्लस है, लोग जो है 12% के करीब लोग टैक्स देते हैं। अब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने किसी से लेने पड़ेंगे, सॉफ्ट लोन लेंगे। ये पाकिस्तान भी ले रहा है, इंडिया भी ले रहा है, बांग्लादेश भी ले रहा है, खुद चाइना भी लिया है। आपकी हुकूमत तो अभी खत्म हो जाएगी 2018 में, जो भी रिजल्ट होगा वो बात की बात है, लेकिन ये पैसे तो फिर अगली जो नस्ल है मोटरवे तो रहेंगे, कर्जों का अपग्रेडेड रेलवे रहेगा, सीपैक रहेगा, बिजली का बहरान हल होगा, लोग जो है फिर बिजली कम से कम अगर अफोर्ड कर सकते हैं कोई तो बल्ब तो जलेगी। ये नून लीग अपने घर नहीं ले जाएगी। अच्छा चले साहब, आप लोगों का मसला करप्शन नहीं है, आप लोगों का मसला जो है वो सिर्फ एक शख्सियत यानी नवाज शरीफ साहब हैं, ये अचकज़ई साहब ने कहा है, क्या कहेंगे? असल में देखें, मेरा ख्याल है जान अचकज़ई साहब कुछ दिन पहले तक तो कोई थोड़ा सा ना जी यानी बैलेंस राय दे रहे थे। इस वक्त वो पूरा नून लीग का जो वो एक रेटोरिक है ना उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ जान साहब, आपके शायद इल्म में ना हो, ये जो IMF का तौक अपने गले में हमने डाला है ना, ये पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, ठीक है, और ये कहा गया था उस वक्त कि ये वाला प्रोग्राम एक दफ़ा हो जाए और फिर हम इस कर्ज को फलां वक्त तक उतार देंगे और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्ज नहीं रहेगा। मैं आपको आपके एक मासर और आपके दोस्त मुल्क की कहानी सुनाता हूं, और वो है तुर्की। मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तानी रुपए का 7 लिरा देखा, और आज उन 1 लिरे के 5.25 पाकिस्तान के रुपए हैं। $36 बिलियन उनके ऊपर कर्ज था, एक एक पाई उन्होंने उतार दी है, और उसके बाद अब IMF को खत लिख दिया कि कर्जा लेना हो तो हमसे ले लिया करें। मैंने नवाज शरीफ को तीसरी दफा वजीर आजम देखा है, मैंने वो सलाहियत नहीं देखी। इनकी अपने कारोबार, इनकी अपनी मिलें हों, वो मुनाफे में चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्टील मिल खसारे में चलती है, PIA खसारे में चलती है, जितने अदारे हैं खसारे में चलते हैं। खुदा का वास्ता है, ये हमें न सबक पढ़ाएं पाकिस्तान की कौम को कि कर्जे ले लेके और वो हम सड़कें बनाते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा कि खुद ब खुद कर्जे उतर जाएंगे। मैं आपको ये बताता हूं, मैं आपको क्या, मैं अपनी कौम को कहता हूं, हमारे पास एक एटमी प्रोग्राम है, मैं खुले अल्फाज में एटम बम है, जो पूरी कौम ने मिलकर सारी जिंदगी जद्दोजहद करके सबको क्रेडिट जाता है उसका। खुदा के लिए जब ये कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे ना, आपने रेडियो स्टेशन की इमारतें, PTV की इमारतें, ये जो हमारे मोटरवे हैं, ये गिरवी रख दिए हैं ना, अब घर के बर्तन रह गए हैं बाकी गिरवी रखने वाले, वो रखेंगे। और उसके बाद लोग आके यहां पर ये जो इनाम आपको दे रहे हैं ना आपके वजीर खजाना को, इसीलिए दे रहे हैं कि उससे दुनिया में कोई बड़ा जाहिल होगा ही नहीं कि जो स्पूक बॉन्ड जो है 5.5% के ऊपर ले, दुनिया में 1.5% से 3% तक है, आपने ज्यादा। मुझे समझ नहीं है, कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि ये रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, ये कैसे मुमकिन है? खुदा के लिए इस कौम के ऊपर रहम करें, इस कौम के ऊपर कर्जे इसकी बुनियाद के ऊपर ना लें। अपने घर के एसेट्स जो है ना, मैं यहां पर बहुत आप तरक्की देख रहे हैं ना, पहले मियां साहब को कहें अपनी आल औलाद का सारा मालो दौलत पाकिस्तान में लाके इन्वेस्ट करें। बताएं जी अचकज़ई साहब, कर्ज की मैं से छुटकारा क्यों नहीं हासिल करते और बदन पर नहीं लगता, पान खाएंगे अलबत्ता, वही मिसाल लगती है।
जिन को भी इकोनॉमिक्स की कुछ समझ है या बैकग्राउंड है, खुद मैं आपको चाइना की मिसाल दे रहा हूँ। बीजिंग से लेके शंघाई तक एक बुलेट ट्रेन है, वो अभी ब्रेक इवन हो गई है 5 साल के बाद। वो लोन पे बनी है, गवर्नमेंट ने उसे लोन दिया है। चाइना को कोई बड़ा मेजर मंसूबा, चाइना के अंदर भी अगर माशी एतबार से वो सस्टेनेबल नहीं है, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं होता। हर मोटरवे जब प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस करता है वो सस्टेनेबिलिटी को देखता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये कि कब ब्रेक इवन होगा, कब ये कमाना शुरू करेगा, कब ये डेट है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का है, हुकूमत का है, IMF का है, वो रिटायर करना होगा। अब इनसे पूछें मैंने आपके सवाल का जवाब देना बराबर समझते हैं। अच्छा, फिर जी ये चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान और चाइना की मईशत को बराबर समझते तुर्की हैं। की मिसाल दी। देखिए तुर्की में 18 साल से एक पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां पे सस्टेनेबल डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हर 2 साल बाद पिछले तकरीबन 5 साल के अलावा पीपल्स पार्टी का माजी में कंटिन्यूटी नहीं रही है पॉलिसियों की। जो पॉलिसियां जो मोटरवे 99 में कंसीव हुआ था उस पर आज अमल हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 16 साल के बाद PMLN को इक़्तिदार मिला है फेडरल में। अब अगर आप समझते हैं कि इस पॉलिटिकल सिस्टम के तहत जब सस्टेनेबल ना हो तो एक पार्टी जब अपना मंशूर देती है, वो 3 साल में पाकिस्तान को IMF के कर्जे से भी छुटकारा दिलाए, एनर्जी बहरान भी खत्म करे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए, इंसानी तरक्की भी जो 60 साल में हुआ वो भी करे। तो ये तो मेरे ख्याल में तनकीद बराए तनकीद के अलावा और कोई रियलिस्टिक प्रोपोजिशन नहीं है। आज को शामिल करता हूं, वो कुछ बात भी करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आता हूं। जी जी अच्छा, आखिरी एक जुमला शेब साहब आप कुछ सर मैं आपकी तरफ आता हूं, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। अमजद शेब साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे और मैं उसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा सर एक सवाल इस वक्त जो जी मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं सर कि क्या इस खित्ते में चाइना अगला अमेरिका तो नहीं बनने जा रहा? कहीं पाकिस्तान जो है इसको इस मंसूबे से उतना फायदा ना हो जितना कि चाइना खुद उठाए और आगे जाकर कहीं वो यहां इस खित्ते का अमेरिका तो नहीं बनने जा रहा? इसका भी प्लीज जवाब दे दीजिएगा। देखिए, पहले बात तो मैं जरा जान जो बात कर रहे थे उसमें मैं एक और अपनी तरफ से मैं एक चीज़ इनके लिए अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि चाइना में जैसे मंसूबों की सस्टेनेबिलिटी देखते हैं कि वो सेल्फ सस्टेनेबल होंगे तो फिर वो कर्जा लेते हैं और उसका पता होता है कि 4 साल में 5 साल में कर्जा उतार दिया जाएगा। क्या मेट्रो बस के मंसूबे या ऑरेंज ट्रेन के मंसूबों की कोई ऐसी स्टडी हुई जहां इनकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो चेक की गई हो? आज मेट्रो बस जो लाहौर में चल रही है उसका तकरीबन 1 अरब रुपया सब्सिडी देनी पड़ती है आपको हर महीने। और अगर ये बसें नई कुछ अरसे के बाद बैठनी शुरू हो गई और इनके स्पेयर और मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ने शुरू हुए तो ये कौन चलाएगा? इनकी सस्टेनेबिलिटी इनसे तो प्रॉफिट अगले 100 साल नहीं आएगा। ये कहने की बातें हैं, आप बनाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं कर्जे ले लेके, इसलिए कि आप दिखाना चाहते हैं, बड़े बड़े मंसूबों को हाथ डालते हैं ताकि वो नजर आए और हम कहें जी हमने तो ये कर दिया है। लेकिन ये मंसूबे बैठ जाएंगे जिस दिन बसें पुरानी हुई, जिस दिन ट्रेन जो आप चला रहे हैं उनके लिए रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स का मसला आया तो आपको मुश्किल पड़ेगी। दूसरी तरफ ये है कि चाइना इस खित्ते में जो अमजद शेब साहब माजरत के साथ सर वक्त खत्म हो गया है, इस पर किसी और दिन की जाएगी। अमजद शेब साहब, बजाज चौधरी साहब और अजान हकीकी साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरा यही पैगाम है कि इस मंसूबे पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इत्तफाक राय होना चाहिए। जिशान मलिक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।